वेलकम टू डिजिटल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ये क्लास है एनटीपीसी की दूसरी क्लास है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सारे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, उनको मैंने ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें जो जीके के क्वेश्चन मैंने ऐड किया है स्टैटिक जीके के, वो एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये सीरीज़ तो अपनी चलती रहेगी जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं लगेगा, तब तक जितने भी सेट आएंगे ये अलग से चलता रहेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिक और हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट का मैं एक क्लास स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी तो फिर इन तीनों का क्लास स्टार्ट किया जाएगा रेगुलर, और वो एक एज ए मॉक टेस्ट या फिर इस तरह की क्लास नहीं होगी, उसमें डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। एज जैसा यूपीएससी का सिलेबस रहेगा उसके आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ डिटेल से। अगर फैकल्टी मिलती है तो जो बाकी के और सब्जेक्ट बचे हैं उनकी क्लास भी मैं यहाँ पर रेगुलर चालू कर दूँगा, लेकिन अभी फैकल्टी का प्रॉब्लम आ रहा है और स्टूडेंट्स भी अभी कम हैं। तो जब तक सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो यूपीएससी के लिए स्पेशल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक जो आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं इनके लिए मॉक टेस्ट चलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का जल्द ही स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री तीनों का जो एक डिटेल क्लास होगा। ठीक है, फिर चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक साइड कुछ उपकरण दे रखे हैं और एक साइड उनके जनक दे रखे हैं जिन्होंने उनकी खोज की है। तो आपको इनको सही मिलान करना है। पहले की बात कर लेते हैं, टाइपराइटर। तो टाइपराइटर की जो खोज थी वो की थी सोल्ज ने। ठीक है, टाइपराइटर की खोज किसने की थी? वो की थी सोल्ज ने। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्सरे। एक्सरे को रॉन्टशियन ने खोजा था। ठीक है, एक्सरे की खोज रॉन्टशियन ने की थी। बात करते हैं रेडियो। तो रेडियो को खोजा था मार्कोनी ने। ठीक है, और सेफ्टी लैम्प ये हो गया हम्फ्री डेवी। ठीक है, बात करते हैं एक्सरे की। तो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। रेडियो के बारे में बात करें तो अभी 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया गया था। रेडियो दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 13 फरवरी को। ठीक है, इसके अलावा 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी है, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बात कर लेते हैं कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन प्रमुख है। एक ध्यान रखिएगा, 1907 का। ठीक है, 1907 का। इसके बाद 1916 का, 1924 का। ठीक है, 1925 का, 1929 का। इसके बाद 1931 का। ठीक है, और एक आता है 1938 का, जिसकी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है
हरमट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती है? नीचे 4 मरुस्थल दिए गए हैं और पूछा है कि हरमट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती है। ठीक है, धारनी थार है, थार का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल। बात कर लेते हैं थार का मरुस्थल। तो ये है अपने राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर जो पवनें चलती है उनको बोला जाता है लू। इनको क्या बोला जाता है? लू। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन, ये मरुस्थल कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में एक है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रेंज। ग्रेट बैरियर रेंज ये पहाड़ी है, जैसे अपनी हिमालय की श्रृंखला है वैसे ही वहाँ पर जो श्रृंखला है वो है ग्रेट बैरियर। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी पवनें चलती है। तो यहाँ पर जो पवनें चलती है वो है ब्रिक फिल्डर। कौन सी? ब्रिक फिल्डर। ठीक है, बात कर लेते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है, सहारा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। तो यहाँ पर कौन सी पवनें चलती है? यहाँ पर चलती है हरमट्टन। यहाँ पर जो पवनें चलती है उनको बोला जाता है हरमट्टन। ठीक है, इसके अलावा एक और पवन चलती है यहाँ पर। ठीक है, सैमयू। सैमयू, ठीक है, सैमयू ये चलती है सहारा मरुस्थल। इसके अलावा सहारा मरुस्थल के अलावा चलती है अरब के मरुस्थल में। ठीक है, सैमयू। तो सैमयू और हरमट्टन है ये चलती है सहारा मरुस्थल में, और जो सैमयू है वो अरब मरुस्थल में भी चलती है। बात कर लेते हैं गोबी का मरुस्थल। तो ये कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, दोनों देशों में। ठीक है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक आता है टकला मकान। टकला मकान ये भी चाइना में स्थित है। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल चाइना में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा तो वो है राज्य की अगर बात करें तो यूपी। ठीक है, अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो वो होगा दिल्ली। अच्छा जी, यूपी का कितना है? तो यूपी का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो है 1106 वर्ग किलोमीटर। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो दिल्ली का है वो कितना है? वो है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना दोनों, जो यूपी का जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो दिल्ली का है वो है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, आपसे इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो कितना है? वो है 382। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बात कर लेते हैं सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल का। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आता है? ठीक है, इसके बाद नंबर आता है मिजोरम का। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्किम का। ठीक है, और इसके बाद आता है मणिपुर का, फिर आता है नागालैंड का। ठीक है, तो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी लगभग पॉइंट थे हमने क्लियर किए हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ध्यान रखना। मणिपुर की है इम्फाल। इसके अलावा सिक्किम की है गंगटोक। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 3 दर्रे कौन कौन से हैं? एक है बोमडिला, एक है दीफू दर्रा और एक है यांग्याप। एक है यांग्याप, ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में है लोकटक झील, और इस लोकटक झील में पाया जाता है संगाई हिरण। क्या? संगाई हिरण इस लोकटक झील में पाया जाता है, और इस लोकटक झील के किनारे ही
काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स ये रेलगाड़ी चलाई है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? जो प्लेस ऑन व्हील्स गाड़ी है, रेलगाड़ी, इसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 1982 से। 26 जनवरी 1982 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 2010 में जो विश्व की सबसे शानदार रेलगाड़ी है उनमें इसका चौथा नंबर था, चौथे नंबर पे थी ये। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कुछ रेल है, वो भारत की कुछ रेलें हैं वो विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन सी है? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल है कुछ रेल। ठीक है, कौन कौन सी है? वो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कौन सी? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। और ये कब शामिल की गई थी? ये की गई थी 1999 में। ठीक है, इसके अलावा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, है ना, इसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। कब किया है? 2004 में। इसके अलावा बात कर लेते हैं नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। इसके अलावा है कालका शिमला। कालका शिमला, इसको किया था 2008 में विश्व विरासत में शामिल यूनेस्को ने। ठीक है, जो पॉइंट्स थे लगभग क्लियर कर दिए मैंने सारे इससे रिलेटेड। पैलेस ऑन व्हील्स कहाँ पे चलती है? राजस्थान में। कब से स्टार्ट की गई थी? 26 जनवरी 1982 से। ठीक है, और 2010 में विश्व की सबसे शानदार रेलों में ये चौथे नंबर पर रही थी। ठीक है, और जो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारत के रेलवे से संबंधित कुछ रेल और स्टेशन है, वो एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 1999 को इसको शामिल किया गया था। एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2004 में शामिल किया था। इसके अलावा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको 2005 में शामिल किया गया था। और जो कालका शिमला है उसको 2008 में शामिल किया गया था। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मानव सेवा पुरस्कार, जो मानव सेवा पुरस्कार है वो निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरू किया गया था। ठीक है, बात करते हैं मानव सेवा पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो क्या क्या मिलता है? 1 लाख रुपए की नगद 1 लाख रुपए की नगद राशि। ठीक है, इसके अलावा एक चांदी की प्लेट। ठीक है, एक चांदी की प्लेट, और इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र। क्या? प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जी है ये, इन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन नहीं, भूदान आंदोलन, सॉरी, भूदान आंदोलन ये चलाया था। ठीक है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। ठीक है, बात कर लेते हैं राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट थे लगभग हमने क्लियर कर लिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, मानव सेवा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसमें मिलता क्या है? 1 लाख रुपए, एक चांदी की प्लेट, प्रशस्ति पत्र। ठीक है, बात करते हैं विनोबा भावे, तो भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, और राजीव गांधी की बात करें तो सबसे युवा प्रधानमंत्री, और राजेंद्र प्रसाद
भारत के पहले राष्ट्रपति। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 यहाँ पर उपकरण दिए हुए हैं आपको और पूछा है कि इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के रेडियो आवृत्ति बैंड पर काम करते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं ब्लूटूथ। तो ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। कार्डलेस फ़ोन, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे और वाईफाई। ठीक है, तो ये चारों ही 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं। ठीक है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन पर। एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो ब्लूटूथ है इसका उपयोग 1994 से हुआ था। 1994 में इसकी खोज की थी। ठीक है, नीचे 4 पुस्तक दी हुई है, उनके सामने 4 लेखक दिए हैं और आपसे पूछा है कि उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीचे 4 पुस्तक है और चारों के लेखक दिए हैं। बात करते हैं मेला आंचल। ठीक है, तो मेला आंचल है, ये पुस्तक लिखी गई थी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मेला आंचल है जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा नहीं लिखी गई थी। बात करते हैं गोदान की, तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। दिव्या यशपाल के द्वारा लिखी गई थी और काशी का अस्सी काशीनाथ के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। गीतांजलि, ये लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखना गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो नीचे कुछ फसल दी गई है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो जो गेहूँ और चना है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। तो भारत में जो फसलें अक्टूबर नवंबर के दौरान बोई जाती है, ठीक है, और मार्च या अप्रैल में काट ली जाती है, उनको बोला जाता है रबी की फसलें। ठीक है, इनमें कौन कौन सी आती है? गेहूँ, चना, सरसों। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं रबी की फसल की। तो जो रबी की फसल है इनको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास काट लिया जाता है। तो इनमें कौन कौन सी फसलें हैं? धान, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं: भरतनाट्यम, सत्रिया, पेरिनी तांडव और मोहिनी अट्टम। बात कर लेते हैं नृत्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जो भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम क्या है? सदीर। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदीर, भरतनाट्यम को सदीर नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, बात करते हैं सत्रिया। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है।
ठीक है, बात करते हैं पेरिनी तांडव, ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का डांस है ये। ठीक है, तेलंगाना का लोक नृत्य है। बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम, तो ये केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का। इसके अलावा केरल में एक और होता है कथकली, इसके अलावा कथकली भी केरल में होता है। ठीक है, केरल में ही एक है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा है पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी केरल में है। बात करते हैं असम में, असम में है नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, नामेरी हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। जो काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए रिजर्व है। ठीक है, बात कर लेते हैं तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, मदुरमलाई, ये यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है, कुडनकुलम और कलपक्कम, और ये दोनों रूस की सहायता से लगाए गए थे। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलते फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है कि मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, भारत के बारे में बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना होती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 12 अक्टूबर 1993 को, और कौन से अधिनियम के तहत होती है, 1993 के अधिनियम से होती है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है, वो है अरुण कुमार मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है, 12 अक्टूबर 1993 को। अरुण कुमार मिश्रा इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। बात कर लेते हैं विश्व मानवाधिकार की, तो 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार दिवस आयोग की स्थापना हुई थी, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी क्लास थी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएससी, रीट, पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी ये क्लास, क्योंकि इसमें वो ही क्वेश्चन ऐड किए गए थे जो इम्पोर्टेंट थे, पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर मैं यूपीएससी से रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग यूपीएससी के लिए इधर से उधर लोगों से पूछते रहते हैं नोट्स वगैरह के लिए, क्योंकि कोचिंग जो है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फ़ीस होती है, तो फीस नहीं दे पाता है। तो इस वजह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल तीनों के लिए मैं स्पेशल क्लासेस चालू करने वाला हूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7-10 दिन लास्ट, उसके बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रेगुलर बेस पे होंगी। जिस तरह से यहाँ पर ये क्लास थी, ऐसी क्लास नहीं होंगी, उनमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको यूपीएससी सिलेबस के आधार पर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।